गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और आज हम एक चैप्टर लेकर आए हैं, स्टडी ऑफ गैस लॉ। पीवाईक्यू क्वेश्चन तो हम बहुत सारे चैप्टर के देख चुके, लेकिन आज हम आपको कंप्लीट थ्योरी देंगे इस चैप्टर की। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। ये चैप्टर काफ़ी आसान है, लेकिन छोटे से छोटे कंसेप्ट बच्चों को नहीं पता होते हैं। तो आज उन्हीं कंसेप्ट को एकदम क्लियर करने के लिए कंप्लीट थ्योरी लेकर आया हूँ। अच्छे से पेन और नोटबुक उठा के बैठ जाइए और लिखिए और समझिए, मज़ा आ जाएगा लेक्चर देख के। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जरा देख लें। हम सबसे पहले बेसिक गैस की कैरेक्टरिस्टिक, कुछ आपको मालूम होती है, कुछ मैं बता दूंगा, तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। फिर क्या देखने वाले हैं, टेम्परेचर देखेंगे। टेम्परेचर तो सर हमें आता है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर में बहुत कुछ नहीं आता है, इसीलिए टेम्परेचर भी पढ़ाया जाएगा। प्रेशर बताया जाएगा। आज बताया जाएगा कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी क्यों होता है। आपको ये भी बताया जाएगा कि मर्क्यूरी ही क्यों लिया, मर्क्यूरी की जगह कोई दूसरा लिक्विड क्यों नहीं ले लिया। वॉल्यूम बताया जाएगा। सवाल में हर बार लीटर मिलीलीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ऐसे ऐसे देके कंफ्यूज करेगा, तो वॉल्यूम भी पढ़ाया जाए। ये 3 टर्म है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे। आज इन तीनों टर्म को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, एकदम मजा आ जाएगा। आगे देखो, ग्राफ के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये भी बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बना सकते हैं, ग्राफ पहचानेंगे कैसे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। साथ में बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ देखेंगे, जिस पे सवाल आना फिक्स होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कवर की जाएंगी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि सर स्टेट्स ऑफ मैटर किस पे डिपेंड करता है, स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन, मतलब आप जानते हो ना कि स्टेट ऑफ मैटर कितने तरह के होते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर जनरली 3 तरह के पड़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सर ये सॉलिड, लिक्विड, गैस डिपेंड किस चीज पे कर रहे हैं, क्यों कोई सॉलिड है, कोई गैस है, कोई लिक्विड है, किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर 2 चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 1 क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे आप जानते हो कि नहीं, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तभी तो पार्टिकल पास पास होंगे, तो वो सॉलिड बनेगा। तो पहली चीज जिस पे स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड करता है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरी चीज जिस पे स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड करेगा वो होता है थर्मल एनर्जी। सर क्या होती है थर्मल एनर्जी, हमने कभी सुना नहीं है थर्मल एनर्जी के बारे में। क्या होता है देखो बताता हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा अट्रैक्शन है जो एटम और मॉलिक्यूल को पास में रखता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं, tends to keep the molecule together, कि ये मॉलिक्यूल को पास में एक साथ इकट्ठा रखने में हेल्प करता है। क्या ये मालूम है? ये तो सबको मालूम था। थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी है एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ये एनर्जी बॉडी की खुद की एनर्जी है। सर कहाँ से आती है ये एनर्जी? अराइज ड्यू टू किससे अराइज होती है? मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, उसके बॉडी के पार्टिकल जब मोशन करते हैं, मतलब आपस में टकराएंगे, हिलेंगे डुलेंगे, वो जो एनर्जी आएगी थर्मल एनर्जी है। अब यहाँ पे फिजिक्स वाले ये मत कह देना कि मोशन से तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। भैया मोशन वाइब्रेशन मोशन भी हो सकता है, ध्यान रख लेना। तो स्टेट्स ऑफ मैटर आज के बाद आपको दिमाग में रखना है। जब भी कोई पूछे कि किस पे डिपेंड करता है, तो आप छोटे बच्चों की तरह मत कहना कि सर स्टेट्स ऑफ मैटर तो डेंसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर, इन सब नहीं। आपको कहना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर 2 चीज पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी। क्या समझ आ रहा है? अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ IMF, IMF का मतलब
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका ऑर्डर पूछे तो सबसे कम होता है गैस में, उससे ज्यादा होता है लिक्विड में, और भैया सबसे ज्यादा किस में होता है? सॉलिड में होता है। क्या क्लियर है? लेकिन अगर वो आपसे थर्मल एनर्जी, जिसको मैं टीई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका ऑर्डर पूछे तो सबसे कम थर्मल एनर्जी होती है सॉलिड में, इससे ज्यादा होती है लिक्विड में, और सबसे ज्यादा होती है गैस में। क्या समझ पा रहे हो? गैस में थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा। ये दो बातें क्लियर हो गई, बहुत आसान था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट। हमें गैसियस स्टेट की कुछ खास बातें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। तो आइए, एक कैरेक्टरिस्टिक तो आपको पता है ना, क्या पता है सर? तो आपको ये पता है कि गैसेस हैव इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, कि जो गैस होते हैं उनका शेप और वॉल्यूम इनडेफिनिट होता है। क्या बात समझ आ रही है? अरे हाँ कि ना? तो गैस का शेप फिक्स नहीं होता और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। अगर 2 लीटर का कंटेनर है और उसमें 5 लीटर गैस भर दी, तो गैस का वॉल्यूम क्या बोलोगे? 5 लीटर या 2 लीटर? आपको कहना है सर 2 लीटर, क्योंकि गैस का वॉल्यूम नहीं देखा जाता, कंटेनर का वॉल्यूम देखा जाता है। मालूम है कि नहीं? आगे देखो दूसरा, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, कि सर गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, तभी तो 2 लीटर के कंटेनर में मैं 5 लीटर गैस डाल रहा था। क्यों? क्योंकि कंप्रेसिबल होते हैं। समझ रहे हो? थर्ड पॉइंट, गैसेस एग्जर्ट इक्वल प्रेशर। गैसेस ना इक्वल प्रेशर लगाते हैं इन ऑल डायरेक्शन। अगर हमने उसको किसी कंटेनर में रख दिया तो उस कंटेनर के वॉल पे, दीवार में चारों तरफ वो इक्वल प्रेशर लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ओके सर, गैसेस हैव लो डेंसिटी, गैसेस की लो डेंसिटी होती है देन सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है। क्या मालूम है ये चीज? हाँ सर मालूम है। आगे देखो, गैसेस मिक्स विद ईच अदर इवनली, खुद से बराबर मिक्स हो जाते हैं विदाउट एनी मैकेनिकल एड। मतलब मैकेनिकल एड मतलब बाहर से हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, गैस को खुला छोड़ दो, चारों तरफ बराबर मिक्स हो जाएंगे, इवनली बराबर मिक्स हो जाएंगे। क्या समझ पा रहे हो? ये 5 कैरेक्टरिस्टिक बेसिक सी आपको मैंने लिखवा दी, कि शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, कंप्रेस कर सकते हैं, चारों तरफ इक्वल प्रेशर लगाते हैं, डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड से भी कम होती है, और आपस में चारों तरफ खुद से बराबर मिक्स हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। क्या क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक थी किसकी? गैसियस स्टेट की। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो अब हम टेम्परेचर पढ़ने वाले। क्या होता है टेम्परेचर, जानते हो? तो टेम्परेचर होता है कि कोई सब्सटेंस कितना हॉट है, मतलब कि कितना गर्म है, या फिर कितना कोल्ड है, मतलब कि कितना ठंडा है। तो इसीलिए टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखवाई है कि इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि यह किसी सब्सटेंस की हॉटनेस और कोल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। क्या समझ पा रहे हो? जी हाँ, कि टेम्परेचर की डेफिनेशन है इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। क्लियर है ना? ओके। अब सर टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट हमें पढ़नी है केल्विन। क्या होती है एसआई यूनिट? तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा सर, अदर यूनिट में क्या लिख सकते हो? अगर केल्विन एसआई यूनिट है तो अदर यूनिट में आप लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस,
एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स वाले पूछ रहे होंगे कि सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो टेम्परेचर की सीजीएस यूनिट डिग्री सेल्सियस को ही कहेंगे। क्या समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, ऐसा यूनिट केल्विन, क्लियर है। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 3 तरह के स्केल होते हैं। एक होता है केल्विन स्केल, एक होता है सेल्सियस स्केल, और एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल। आपने पढ़ा होगा हीट नाम के चैप्टर में 3 तरह के स्केल होते हैं, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। केल्विन स्केल की जो मिनिमम वैल्यू लेते हैं वो 273.15 केल्विन लेते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं 373.15 केल्विन। ये याद रखना, मिनिमम वैल्यू ले, इससे नीचे भी जा सकता है, लेकिन हमें कहीं तो स्टैंडर्ड देना पड़ेगा ना। तो मिनिमम वैल्यू 273, मैक्सिमम वैल्यू 373, तो दोनों का डिफरेंस का आ गया सर जी 100 का डिफरेंस है। ओके, सेल्सियस स्केल की मिनिमम वैल्यू लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस कितना आ गया सर जी? यहाँ भी डिफरेंस 100 का आ गया, क्लियर है। फ़ारेनहाइट की मिनिमम वैल्यू होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और मैक्सिमम वैल्यू होती है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रख लो, मिनिमम वैल्यू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मैक्सिमम वैल्यू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिफरेंस कितना आ गया सर जी? 180 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे मैं अगर फॉर्मूला लिखूँ तो बनेगा, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जिस भी स्केल का लिखना चाहते हो उसको लिख दो, उसमें से लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू को माइनस कर दो, तो 273.15 माइनस कर दो, और डिवाइड कर दो दोनों के डिफरेंस से, तो दोनों का डिफरेंस 100। ये इसका फॉर्मूला बन गया। सेल्सियस का कैसे? वही सेम तरीका, जिसका लेना चाहते हो वो लिखो, साथ में मिनिमम वैल्यू 0 और डिफरेंस कितना? 100। फिर फ़ारेनहाइट स्केल का कैसे? सेम वही, F माइनस में मिनिमम वैल्यू और डिफरेंस 180। अब आपको कभी भी यूनिट कन्वर्जन करवाना होगा तो आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं। क्या पढ़ाए जाते हैं कि सर यूनिट कन्वर्जन के लिए हमें पढ़ाया गया है कि अगर कोई चीज केल्विन में करनी है सेल्सियस को, तो उसमें 273.15 जोड़ दो। क्या ये आपको बताया गया है कि कोई भी चीज अगर सेल्सियस में दी गई है और आप उसको केल्विन में करना चाहते हो तो 273.15 जोड़ दो? हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम बार बार 0.15 नहीं लेंगे, 273 ले लें। क्या समझ पा रहे हो? हाँ, फिर आपको दूसरा ये पढ़ाया गया है कि ना सर, सेल्सियस अगर मुझे फ़ारेनहाइट में करना है किसी चीज़ को तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। क्या आपको स्कूल में ये वाला फॉर्मूला भी सिखाया गया होगा या फिजिक्स वाले टीचर ने सिखाया? तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये यहाँ से आया है। क्यों? अगर मुझे केल्विन और सेल्सियस में चाहिए तो मैं इन दोनों को इक्वेट करके फॉर्मूला बना दूंगा। अगर मुझे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में चाहिए तो मैं इन दोनों को इक्वेट करके फॉर्मूला बना दूंगा। समझ पा रहे हो? तो ये जो फॉर्मूला आपको याद करवाया जाता है वो एक्चुअली में यहाँ से आता है। क्या याद रहेगा? ये मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू याद रहेगी, यूनिट कन्वर्जन याद रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और आपको टेम्परेचर की वैल्यू सेल्सियस में दी है, आप पहले उसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, देन आप सॉल्व करेंगे। अगर आपने सेल्सियस में सॉल्व किया तो आपका सवाल गलत हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑलवेज दिमाग में बिठा लो कि हमें हमेशा केल्विन में करना है। अगर ऑप्शन सेल्सियस में है तो भी पहले हम केल्विन में निकाल लेंगे, फिर उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। क्या समझ पा रहे हो मैं जो कहना चाहता हूं? ओके, आगे देखो, आगे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट में लिखवाना चाहता हूं आपको टेम्परेचर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला पॉइंट, अगर वो आपसे कहे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर,
एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहे तो समझ जाना कि वो केल्विन की बात कर रहा है। मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन। ऑलवेज इस बात को दिमाग में रख लो, एब्सोल्यूट वर्ड जहां देख लो समझ जाना मतलब वो कह रहा है कि यूनिट आपको केल्विन लेनी है। ओके, सेकंड पॉइंट, एक टर्म होता है एब्सोल्यूट जीरो। जब भी आपको ऐसा दिख जाए एब्सोल्यूट जीरो, तो जीरो का तो जीरो ले लो। एब्सोल्यूट वर्ड क्या कह रहा है, यूनिट क्या लेनी है, केल्विन लेनी है। तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है जीरो केल्विन, और जीरो केल्विन सेल्सियस में किसके बराबर होगा, -273.15 केल्विन के बराबर होगा। इस चीज को आपको याद में रखना है, याद करके रखना है। क्यों, ये एक ऐसा खास टेम्परेचर है जहां पे कोई सी भी गैस एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब कि 0 केल्विन इज द टेम्परेचर वेयर गैस इज नॉट प्रेजेंट। सर तो कहाँ चली गई गैस, या तो वो गैस लिक्विफाई हो चुकी होगी या वो गैस सॉलिडिफाइड हो चुकी होगी, लेकिन इस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर में गैस होगी ही नहीं, ये ध्यान रखना। ओके, और बात करें तो जो आपसे बोला जाएगा एब्सोल्यूट स्केल, तो एब्सोल्यूट स्केल जो होता है वो केल्विन स्केल को कहते हैं। इस बात को भी दिमाग में रखना रहेगा। फिर आपसे एक चीज और कॉमन सेंस पूछी जाएगी कि सर जी थर्मोडायनेमिक स्केल क्या होता है। तो जब भी ऐसा वर्ड हो कि थर्मोडायनेमिक स्केल, वहां भी उसका मतलब होता है केल्विन स्केल। क्या दिमाग में रखोगे कि थर्मोडायनेमिक स्केल को ही केल्विन स्केल कहा जाता है। एक लास्ट पॉइंट और लिख लो कि एट एब्सोल्यूट जीरो, कि जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो है उस समय वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस इज जीरो। अरे सिंपल सी बात है ना यार, 0 केल्विन पे कोई सी गैस मिल ही नहीं रही है, तो उस गैस का प्रेशर और वॉल्यूम क्या बोलोगे, जीरो ही बोलोगे ना। वही चीज यहां लिखी गई है, समझ पा रहे हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं जो आपको पता होने चाहिए, इसको दिमाग में रखना। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम। ओके, हमने पहली चीज पढ़ ली टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आपके लिए नीडेड थी वो सारी दे दी। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या कह रहा है, इट इज अ स्पेस ऑक्यूपाई बाय अ गैस इन अ कंटेनर। मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि गैस का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता, जिस भी कंटेनर में आप उसे रखोगे वो उसका वॉल्यूम ले लेगा। तो सर मैं यहाँ पे एक लाइन लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अरे हाँ या ना, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं, कि जो गैस का वॉल्यूम है वो उस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कंटेनर का वॉल्यूम कितना है। समझ पा रहे हो, हाँ सर समझ गए। अच्छा, अब आपसे अगर कोई पूछे कि एसआई यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। फिर आपसे अगर पूछ ले कि सर जी अब सीजीएस यूनिट भी बता दो, तो सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, या इसको ही सीसी से रिप्रेजेंट, कहीं पे भी सीसी लिखा हो दैट मीन वो कहना चाहता है सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिमाग में रहे। अदर कॉमन यूनिट तो बहुत ज्यादा यूज होती है, अरे हाँ या ना, हाँ तो कॉमन यूनिट में कौन आता है, लीटर। अरे बहुत ज्यादा ये यूज होते हैं, लीटर मिलीलीटर कॉमन यूनिट में आते हैं ये। तो सर हम ना जब भी सवाल देखते हैं तो हमारे पास एक सवाल आता है सर, और उसमें वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दिया होता है। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं सर। तो इसी चीज को दूर करने के लिए मैं एक लेकर आया हूं जिसको समझो। समझना क्या है, आओ यहां कराता हूं, समझो मैं क्या सिखा रहा हूं। समझना ये है कि जो लीटर होता है और जो डीएम क्यूब को कहा जाता है डेसीमीटर क्यूब।
ये दोनों चीजें बराबर होती है, मतलब कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। इसका मतलब जब भी सवाल में डेसीमीटर क्यूब दिया है आप उसको लीटर मान लो, क्योंकि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। हाँ या ना? ठीक है, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में डेसीमीटर क्यूब देगा तो उसको आप क्या मान लो, लीटर मान लो, क्योंकि लीटर के बराबर ही होता है। दूसरी चीज कि जो मिलीलीटर होता है वो सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसका मतलब 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। मान लो उसने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज या वॉल्यूम ऑफ गैस इज 25 सेंटीमीटर क्यूब। अगर वो कह रहा है 25 सेंटीमीटर क्यूब तो आप उसको मान लो 25 मिलीलीटर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो पहले तो ये दो बातें लर्न कर लो कि लीटर और डेसीमीटर क्यूब बराबर होते हैं, मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब बराबर होते हैं। अब जब आपको कन्वर्जन करवाना है, मान लो आपको लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में या मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहां से यहां जाने के लिए मल्टीप्लाई करना है 1000 से। कितने से मल्टीप्लाई करना है सर जी? 1000 से मल्टीप्लाई करना है। इतना तो जानते ही हो ना, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो भैया 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के भी बराबर हो जाएगा ना। क्यों सर? क्योंकि मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब बराबर होते हैं। दूसरी चीज ये ध्यान में रखो कि यहां से यहां आना चाहते हो तो डिवाइड कर दो 1000 से। ये चीज अगर आपने सीख ली तो कभी भी आप वॉल्यूम में डाउट में आ ही नहीं सकते हो। ये चीज अगर आप सीख लोगे तो क्या ये चीज सीख लोगे? हाँ सर ये तो अब बहुत आसान हो गया, ये ऐसा यूनिट, ये लीटर मिलीलीटर। अगर आसान हो गया तो एक सवाल करते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर है, ये क्वेश्चन करते हैं। तो सर आपने मीटर क्यूब से तो रिलेशन बताया है नहीं, चलो मान लो नहीं बताया, ठीक है, अच्छी बात है, पर सेंटीमीटर क्यूब से तो बता दिया ना। 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा? तो सर 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये क्लियर है? अब आप इतना तो जानते हो ना कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, यस और नो? हाँ सर हम जानते हैं। तो 1 सेंटीमीटर 1/1000 मीटर के बराबर होता है। तो यहां पे भी अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 ऊपर 1000 तो है ही, लेकिन अब नीचे 100 आएगा, लेकिन वो 100 1 सेंटीमीटर के लिए आएगा। आपके पास कितने सेंटीमीटर है सर? 3 बार सेंटीमीटर है, तो मतलब 100 3 बार लेंगे। कितने जीरो हो गई? 6 जीरो। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो आपका आंसर क्या आया कि 1 लीटर 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होगा। अरे समझ आया कि नहीं? ये चीज समझ आई कि नहीं? तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? आसान था कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम। नेक्स्ट हम लेंगे प्रेशर। अब प्रेशर एक्चुअली में इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स बट इट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अगर फोर्स किसी पर यूनिट एरिया पे लग रहा है तो उसे ही कहा गया है प्रेशर। तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो गई? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस, कि गैस फोर्स लगा रही है पर यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया पे, ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, किसी दीवार के ऊपर, उसे कहा जाता है उस गैस का प्रेशर। क्या? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ दैट गैस। आसान है? तो इससे ये पता चल रहा है कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या यही चीज पता चल रही है? हाँ यही पता चल रही है। ओके, क्या मैं फोर्स को ये लिख दूं mg, मास इनटू ग्रेविटी? पढ़ा है ना, फोर्स को मैं mg लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप लोगों ने ये पढ़ा है क्या कि डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है? अच्छा मैं यहाँ पे डेंसिटी को d से ना रिप्रेजेंट करके
इससे रिप्रेजेंट करूंगा डेंसिटी को रो से। तो आपने पढ़ा है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हाँ सर हमने पढ़ा है। अब मुझे मास निकालना है तो मैं डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। हाँ सर ये तो बेसिक सी बातें हैं कि अगर मास निकालना चाहते हो तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। क्या यहाँ मास है तो क्या मैं मास को डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम लिख दूं? क्या किसी को इसमें डाउट है कि मैंने मास की जगह डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम लिख दिया? नहीं। आगे बढ़। अब आप वॉल्यूम के बारे में भी देखो कि सर वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। यस और नो, ये फॉर्मूला होता है। अब लेंथ इनटू ब्रेथ को ही हम एरिया कहते हैं। तो क्या मैं वॉल्यूम को एरिया इनटू हाइट लिख दूं तो चलेगा? देखो जल्दी, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब लेंथ इनटू ब्रेथ को मैं क्या कह सकता हूं? एरिया, और हाइट एज इट इज। तो क्या यहाँ पे मैं वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू हाइट लिख दूं तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, आप लिख दो। तो रो और जी को तो एज इट इज रहने दो, वॉल्यूम की जगह मैंने लिख दिया एरिया इंटू हाइट, और नीचे एरिया ऑलरेडी था। ये सारी कहानी मैं कर रहा हूं ताकि एरिया से एरिया कट जाए। अगर एरिया से एरिया कट गया तो हमारा प्रेशर क्या आएगा? हमारा प्रेशर आएगा रो जी एच। क्या समझ आ रहा है? रो का मतलब क्या है? डेंसिटी। जी आप सब जानते हो ग्रेविटी। एच क्या है? हाइट। अरे यस और नो, ये चीज समझ आई कि नहीं? ये मैंने रो जी एच कहाँ से लेकर आया, समझ आया? देखो एकदम डेरिवेशन बता दी कि प्रेशर का फॉर्मूला ये भी होता है रो जी एच। ये कैसे आया? ऊपर देखो मैंने ड्राइव करके दिखाया। क्या क्लियर है? ओके। अब जरा समझो, मैं जो समझाना चाहता हूँ उस चीज को जरा समझो एक बार। मैं क्या बताना चाहता हूँ? मैं ये बताना चाहता हूं कि आप सबको पढ़ाया जाता है, इधर करेंगे हम, आप सबको पढ़ाया गया है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये पढ़ाया जाता है, याद करवाया जाता है। सवाल ये उठता है कि ये क्यों याद करवाया जाता है? ये चीज पढ़ते हैं, आओ नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ यहां पढ़ेंगे कि 1 एटीएम हमें पढ़ाया जाता है 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी, ये पढ़ाया जाता है। आप सब जानते हो 1 एटीएम को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लिख रहे हैं इसको कहीं तो मेजर किया होगा, कुछ तो कैलकुलेशन की होगी। हाँ, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जल्दी जल्दी लिखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। बैरोमीटर वो डिवाइस है जिसका यूज करके हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। पहला 1 नंबर का सवाल, बैरोमीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? अब देखो सर ये दिखता कैसे है, तो आओ देखते हैं। ये ना एक कंटेनर ले लिया मैंने, ठीक है, एक कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर के अंदर मैंने मर्क्यूरी भर दी, वाटर नहीं भरा है मैंने। क्या भरा है मैंने इस कंटेनर के अंदर? इस कंटेनर के अंदर मैंने जो लिक्विड भरा है उस लिक्विड का नाम है मर्क्यूरी। कितना भरा है उससे मतलब नहीं है, मर्क्यूरी भरते। अब क्या किया मैंने, एक टेस्ट ट्यूब को ऐसा इन्वर्टेड उल्टा करके इसमें डाल दिया, उल्टा करके डाल दिया। तो जब आप इसको डालोगे तो लिक्विड थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा कि नहीं? यस और नो? तो हमने देखा कि ये लिक्विड जो ऊपर चढ़ा है ये 760 मिलीमीटर ऊपर चढ़ गया। मतलब इसके डालने की वजह से ये मर्क्यूरी इस टेस्ट ट्यूब में ऊपर गया। वो कितना ऊपर गया? वो 760 मिलीमीटर गया। चलो ठीक है सर, चला गया। सवाल ये उठता है क्यों गया? टेस्ट ट्यूब डालने की वजह से ये ऊपर क्यों गया? तो उसका रीजन यहां से मिलेगा। आप एक चीज याद रखना,
एक सवाल, एक ना हर जगह लिखा होता है कि स्टेशनों पे कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, मतलब जब भी हाइट मेजर की जाती है सी लेवल से मेजर की जाती है। पता है उसका रीजन क्या है? क्योंकि किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिक्विड के सॉरी लिक्विड के हॉरिजॉन्टल लाइन पर हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। इसका मतलब ये है, अगर मैं तुम्हें रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहूं तो इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर, दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर सेम होता है। क्या? तो लेट सपोज मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट नंबर ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट नंबर बी। तो सर आप कह रहे हो कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर सेम होगा, तो क्या मैं ये लिख दूं सर कि प्रेशर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ पॉइंट बी? बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हो आप। तो आप बताओ कि ए पॉइंट पे प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है? तो ए पॉइंट पे प्रेशर ऊपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर की वजह से लग रहा है। एटमॉस्फेयर की वजह से लगने वाले प्रेशर को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कितना प्रेशर इस पे ए पॉइंट पे लग रहा है? सर 1 एटीएम प्रेशर लग रहा है। बोलो। अरे ए पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेयर की वजह से लग रहा है, तो क्या मैं 1 एटमॉस्फेयर ही लिख दूं? हाँ लिख दो। बी पॉइंट पे बताओ प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है? तो सर बी पॉइंट पे प्रेशर, ये जितना लिक्विड ऊपर चला गया है ये लगा रहा है। ये कितना चला गया है? 76 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो बी पॉइंट पे प्रेशर 76 मिलीमीटर ऑफ Hg गया। अब क्योंकि दोनों बराबर पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम है, तो क्या मैं ये बात कह सकता था कि 1 एटीएम इज इक्वल टू, क्या मैं कह सकता था 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 मिलीमीटर? देखो यहां से प्रूव हो गया कि नहीं कि भैया इस पॉइंट पे प्रेशर लगा एयर की वजह से, इस पॉइंट पे प्रेशर लगा ऊपर वाले लिक्विड की वजह से। और एक कंसेप्ट होता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होता है, तो ए का प्रेशर बी का प्रेशर सेम होगा, मतलब 1 एटीएम 760 mm ऑफ Hg के बराबर होगा। अरे हाँ या ना? आया कि नहीं ये डाटा? बिल्कुल। अब आगे देखो, आगे क्या देखना है, कुछ यूनिट ध्यान में रखनी है कि पहली बात तो ये पता चल गई कि 1 एटीएम 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर होगा। क्या ये चीज समझ आ गई? हाँ। दूसरी यूनिट दिमाग में रखो कि 1 एटीएम जो होता है वो 1.01 बार के बराबर होता है। मतलब कि अब ये 0.01 को आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा भी मान सकते हो 1 एटीएम 1 बार के बराबर। अच्छा, अभी तक सर हमने एसआई यूनिट की बात नहीं की, तो एसआई यूनिट प्रेशर की क्या होती है? एसआई यूनिट प्रेशर की, तो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। क्या होता है? पास्कल, जिसको पीए से रिप्रेजेंट करते हैं, और पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। अरे हाँ या ना? बिल्कुल। तो एसआई यूनिट प्रेशर की क्या होती है? पास्कल। एक एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। क्या याद रहेगा? 1 बार, अब देखो 0.101 यहाँ भी है, 0.01 यहाँ भी है, कट जाएगा, तो 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। क्या समझ पाए? एक और यूनिट दी जाती है कि 1 एटीएम बराबर 760 टोर। टोर भी प्रेशर की यूनिट होती है। तो ये कुछ डाटा है जो आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेशर की सीजीएस यूनिट बताओ, तब आप कह देना बार। बार प्रेशर की सीजीएस यूनिट होती है। जैसे इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, वैसे बार को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, इसीलिए बार को डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। क्या समझ पा रहे हो? ये सब कुछ प्रेशर के बारे में था, ये चीज समझ आ गई।
प्रेशर समझ आया कि नहीं, ये बैरोमीटर में कैसे ये वैल्यू आई, ये समझ आया कि नहीं। अच्छा, ये जो खाली जगह है यहाँ पे कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, इसको वैक्यूम कहेंगे। क्या कहेंगे? वैक्यूम, खाली। क्यों? एयर आ जाता तो क्या हो जाता, तब प्रेशर में एयर भी पार्टिसिपेट करता, लेकिन वो खाली है इसलिए सिर्फ लिक्विड पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए वैल्यू सिर्फ लिक्विड की डालेगी। इसको देखो, खत्म प्रेशर। आगे बढ़ जाए क्या? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3 टर्म, एसटीपी, एनटीपी, एसएफटीपी। सबसे पहले फुल फॉर्म लिख लो। एसटीपी की फुल फॉर्म होती है, जल्दी जल्दी लिखो। एसटीपी की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या है? जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड का मतलब है कुछ फिक्स प्रेशर कर दिया है, फिक्स टेम्परेचर। सर जी एनटीपी की फुल फॉर्म बोलो। एनटीपी जल्दी बोलो, जल्दी। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या है? जल्दी बोलो। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके। तीसरा वाला आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, उसका लिख लो एसएटीपी की। एसएटीपी की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड एम्बिएंट, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ध्यान रख लेना। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये 3 चीजें आपको पहले तो फुल फॉर्म में याद कर लो। एसटीपी की स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी की नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसएटीपी स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। और बहुत सारा डाउट होता है बच्चों को, सर एनटीपी और एसटीपी अलग है। आज सारा डाउट क्लियर करता हूं, दिमाग में रखो, एकदम दिमाग में रखना। सबसे पहली चीज दिमाग में रखो कि एसटीपी और एनटीपी में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही होता है। पहली चीज ये दिमाग में रखो। अगर सेम है तो टेम्परेचर दोनों में क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा, जिसको 273.15 केल्विन कहेंगे। एसटीपी वर्ड यूज कर ले या वो एनटीपी वर्ड यूज कर ले, आपको याद रख लेना है कि एसटीपी हो चाहे एनटीपी, दोनों में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, जिसको 273.15 केल्विन कहेंगे। कई जगह कुछ लोग पढ़ा देते हैं कि एनटीपी पे टेम्परेचर 0 की जगह 25 डिग्री सेल्सियस होता है, बिल्कुल गलत है वो। एनटीपी हो या एसटीपी, दोनों पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। ओके, सही बात है। अब प्रेशर की बात करते हैं। तो ना प्रेशर, अब यहाँ पे 1 एटीएम भी यूज हो सकता है या फिर 1 बार भी यूज हो सकता है, दोनों ही यूज हो सकते हैं। 1 एटीएम भी या फिर 1 बार भी है। अच्छा, एनसीईआरटी, लेटेस्ट एनसीईआरटी ने एक खास बात बताई है वॉल्यूम के लिए। 1 मोल वॉल्यूम की बात करनी है, एनसीईआरटी ने खास बात बताई है कि जैसे आप मोल का एक फॉर्मूला यूज करते हो ना वॉल्यूम का, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर यूज करते हो ना, तो एनसीईआरटी ने कहा है, और नई एनसीईआरटी जो अपडेट होके आई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर प्रेशर 1 एटीएम है तो आप पुराना वाला वॉल्यूम यूज करो 22.4 लीटर, लेकिन अगर प्रेशर बार है तो आपको यूज करना है 22.7 लीटर। ये लेटेस्ट एनसीईआरटी ने डाटा अपडेट किया है। हम तो अब जब भी हम मोल के क्वेश्चन करेंगे, अगर वो सिर्फ वर्ड यूज कर रहे हैं एसटीपी, तब तो हम अपना पुराना वाला यूज करेंगे, लेकिन अगर वो 1 बार मेंशन कर रहा है तो 22.4 की जगह 22.7 देंगे। ये न्यू एनसीईआरटी का कहना है, ये दिमाग में रख लो, ये चीजें रहेंगे कि नहीं बोलो। हाँ, तो ये एसटीपी और एनटीपी दिमाग में रहेगा। एसटीपी हो चाहे एनटीपी, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटीएम हो या 1 बार हो। अगर प्रेशर 1 एटीएम है तो 22.4 लीटर, अगर प्रेशर 1 बार है तो वॉल्यूम 22.7 लीटर। सर ये किसका वॉल्यूम? किसी भी गैस का वॉल्यूम, अगर 1 मोल का, किसी भी गैस के 1 मोल के वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। अब आ जाओ इधर बात करते हैं एसएटीपी। एसएटीपी क्या होता है?
तो फुल फॉर्म तो बता चुका हूं, एसएटीपी की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। सर यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर लेना है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना लेना है, 25 डिग्री सेल्सियस। और 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो तो 298.15 केल्विन, 298.15 केल्विन। और प्रेशर क्या है, यहाँ पे प्रेशर है 1 बार। ये दो चीज याद रख लेना। क्या याद रहेगा, अरे हाँ या ना, याद रहेगा कि नहीं। अगर अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम 24 पॉइंट समथिंग, ये वाला एज इट इज आई थिंक 24.3 लीटर होता है इसका वॉल्यूम, या 24.7। इसको एक बार वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए इसको हटा ही देते हैं, लेकिन 24 पॉइंट कुछ होता है, 22 नहीं होता, ये ध्यान रखना। हाँ, तो ये एसएटीपी में टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना, वॉल्यूम 24 पॉइंट कुछ होगा। एसटीपी और एनटीपी पे ये डाटा होता है, इसको हमेशा के लिए दिमाग में रखना। समझ रहे हो, आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमें ना कुछ ग्राफ भी सीखने हैं क्योंकि कुछ ग्राफ बनाने को आएंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, पहला मान लो आपको कोई इक्वेशन मिली जो ऐसी है, y बराबर mx। इसको कैसे आएगा, मान लो आपको ऐसा आ जाए कि ना जैसे अभी हमारा आएगा चार्ल्स लॉ में, वॉल्यूम इज इक्वल टू के बाय टी, ऐसा। तो ये हमारी क्या मानी जाएगी, y एक्सिस, ये हमारी क्या मानी जाएगी, x एक्सिस, और ये स्लोप होता है कांस्टेंट। तो जब भी इक्वेशन y बराबर mx ऐसी इक्वेशन बन रही है तो आपको बनाना है ग्राफ स्ट्रेट लाइन का। अरे कैसा ग्राफ बनाओगे, तो आपको ग्राफ बनाना है स्ट्रेट लाइन का, और वो ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा होगा। बोलो समझ आ रहा है, जब भी ऐसी इक्वेशन बने y बराबर mx तो आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएंगे और वो ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा होगा। अब यहाँ पे y और यहाँ पे x, हमारे केमिस्ट्री में यहाँ पे अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ वॉल्यूम, यहाँ टेम्परेचर। क्या समझ रहे हो, ये पहली चीज याद रख लो, जब भी इक्वेशन y बराबर mx बनती है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और ओरिजिन से पास होता है, ये पहली चीज। अगर इक्वेशन ऐसी बन रही है y बराबर m x की पावर -1, y बराबर m x की पावर -1, सर ये कैसा देखने को मिलेगा, तो ये हमें देखने को मिलेगा p इज इक्वल टू k बाय v, ऐसा। अब इस v को मैं अगर ऊपर भेजूंगा तो मैं यही लिखूंगा ना, k v -1। तो ऐसा हमें बॉयल्स लॉ अभी पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा। तो जब भी इक्वेशन बने y बराबर m x की पावर -1 तो हम ग्राफ कैसा बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे ग्राफ को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जब भी हमारी इक्वेशन बनेगी y बराबर m x की पावर -1, उसका एग्जाम्पल देख लो, ये मैंने बता दिया, ऐसा एग्जाम्पल होगा, तब हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएंगे। मतलब x जब बढ़ रहा है तो उस समय, सॉरी y जब बढ़ रहा है तो उस समय x कम है, जब x बढ़ रहा है उस समय y कम हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हो, तो ये पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का था, ये दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का था। नेक्स्ट देखो, अच्छा अभी और चाहिए हमें जगह, नेक्स्ट थर्ड वन देखना। थर्ड वन अगर इक्वेशन ऐसे बने y बराबर mx प्लस सी, और फोर्थ भी ले लेते हैं y बराबर -mx प्लस सी, ये दो तरह की इक्वेशन और बन सकती है। एग्जाम्पल देता हूं, आपके पास एग्जाम्पल बन जाएगा p बराबर kv प्लस में c, कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे बन जाए p बराबर में kv माइनस का kv प्लस c, मान लो ऐसा बन रहा है, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है। तो ऐसी इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी, ये कहता है कि ग्राफ तो अभी भी स्ट्रेट लाइन है
देखो अगर आप पीछे वाले से कंपेयर करो तो y बराबर mx, यहां भी y बराबर mx, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, बस ये जो c है इसको कहा जाता है इंटरसेप्ट, मतलब कि ग्राफ इतना ऊपर से बनेगा, तो इस c की वजह से ग्राफ ओरिजिन से ना पास होके जितना इंटरसेप्ट है, जितना ये जो c होता है हमारा इंटरसेप्ट, इसके बाद ग्राफ बनता है, ये याद रखना। तो जब भी इक्वेशन होगी y बराबर mx प्लस सी, हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। ये अभी याद करो सिर्फ कि जब भी इक्वेशन होगी y बराबर mx स्ट्रेट लाइन, जब भी इक्वेशन होगी y बराबर mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन तो है, पर c की वजह से थोड़ा ऊपर से बनेगा। यस और नो? ओके, इसमें देखो इसमें भी c है, मतलब ग्राफ तो ऊपर से ही बनेगा, लेकिन इसमें जो m नेगेटिव है, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा पर ऐसा बने, एक मिनट, ये ज्यादा ऊपर है, ऐसा बनेगा। और ये जो नीचे जितनी जगह छूट गई है ये अगेन c को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, c होता है इंटरसेप्ट। क्या समझ आ रही है आपको बात? ये ध्यान रख, अगर पॉजिटिव m है तो ऊपर की तरफ, अगर नेगेटिव m है तो नीचे की तरफ। क्या समझ आ रहा है? सर ये m के बारे में भी कुछ बता दो, m होता क्या है? तो एक्चुअली m ये है कि जब आप हॉरिजॉन्टल से जो एंगल देखते हो, इस एंगल को ही कहा जाता है स्लोप, और स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। क्या बोला मैंने? जब आप ग्राफ बनाओगे तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता है उसको कहा जाता है स्लोप, और स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टल से चेक करोगे तो ये बनेगा आपका स्लोप। क्या बात समझ आ रही है? और स्लोप को ही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। अब ध्यान से देखो, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा। एंगल कौन सा एंगल होता है? tan थीटा वाला। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर और बेस से बन रहा है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। क्या समझ आया? कोई पूछे स्लोप क्या है, तो जो ग्राफ बना है वो हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बना रहा है वो स्लोप कहलाता है। एंगल tan थीटा से निकालते हैं, tan थीटा आप जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन था। क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा बॉयल्स लॉ। तो हम पहला लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है, देखो चार चीजें होती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल। बॉयल्स लॉ कह रहा है कि अगर आप टेम्परेचर और मोल को फिक्स्ड कर दो, क्या कह रहा है? अगर आप टेम्परेचर और मोल को फिक्स कर दो तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ये बॉयल्स लॉ का कहना है। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, फिक्स कर दो, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, कि गैस को भी फिक्स्ड कर दो, तो जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। क्या समझ आ रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। सर आप ऊपर कह रहे हो अमाउंट ऑफ गैस, यहाँ कह रहे हो मोल, तो आप बताओ, अगर गैस फिक्स हो गई तो गैस का वॉल्यूम तो ऑलरेडी फिक्स है। क्या कह रहा हूं मैं? अगर गैस फिक्स हो गई है, गैस का अमाउंट, मास फिक्स है, मास फिक्स है, मोलर मास ऑलरेडी फिक्स होता है, तो क्या मोल फिक्स आएगा? मान लो ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस का मास आप क्वेश्चन में कह रहे हो फिक्स, मोलर मास उसको ऑलरेडी फिक्स होता है, तो क्या मोल फिक्स होगा? यस और नो? इस बात को दिमाग में रखो। अरे हाँ या ना? ओके सर, समझ गए, समझ गए सर, समझ गए कि अगर टेम्परेचर फिक्स है, अगर मोल फिक्स है, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो यहाँ पे इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम। अब आप बताओ, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है के, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है बॉयल्स लॉ का,
P इज इक्वल टू के बाय वी, जहाँ पे K जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है K। क्या समझ रहे हो? अच्छा, अगर आपसे पूछे कि वैल्यू ऑफ K किस पर डिपेंड होती है, वैल्यू ऑफ K किस चीज पर डिपेंड करती है, तो आपको कहना है कि K की वैल्यू पहली चीज पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ गैस। अगर देखो ना, वो खुद कह रहे हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, अगर आप टेम्परेचर बदल दोगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू बदल जाएगी। तो पहला K डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, दूसरा K डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ गैस पे। मान लो आपने गैस का अमाउंट ही बदल दिया तो भी K की वैल्यू बदल जाए। तो K टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, K अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। थर्ड वन, K डिपेंड कर रहा है यूनिट्स पे, यूनिट्स इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम इज मेजर्ड। प्रेशर की क्या यूनिट ले रहे हो, वॉल्यूम की क्या यूनिट ले रहे हो, इस बात पे भी ये K डिपेंड करता है। तो ये तीन फैक्टर है जिन पर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K डिपेंड करता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ओके। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं V को इधर भेज दूं तो PV बराबर K लिख सकता हूं? यस और नो? हाँ सर, लिख सकते हो। इस बात को ना जरा फील करने की कोशिश करो, ये क्या क्या है। अब K होता है एक फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू का मतलब जो कभी नहीं बदलेगा। इसका मतलब समझ रहे हो कि आप प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कभी नहीं बदलेगा। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे ना तो प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। अगर आप वॉल्यूम कम कर दोगे ना तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ताकि दोनों का प्रोडक्ट सेम रहे। इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कभी नहीं बदलेगा, चाहे आप वॉल्यूम बढ़ा के देख लो, चाहे आप प्रेशर बढ़ा के देख लो। ये चीज, यही बात पता चल रही है ना इस चीज से कि वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा। क्या क्लियर है? अब आगे देखो, ये एक कंटेनर था, ये एक कंटेनर था, कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर रखी गई है गैस, इस कंटेनर के अंदर भी रखी गई है गैस, इसमें भी 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, इसमें भी 1 मोल ऑक्सीजन गैस है। तो क्या मैंने अमाउंट फिक्स कर दिया? हाँ। दोनों का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने दोनों का टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया। तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा उसको मैं P1 दे देता हूं और इसके अंदर जो वॉल्यूम होगा उसको मैं V1 दे देता हूं। इसके अंदर जो प्रेशर होगा उसको P2 कह देता हूं और इसके अंदर जो वॉल्यूम होगा उसको मैं V2 कह देता हूं। तो जब मैं यहां बॉयल्स लॉ लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मैं क्या कह सकता हूं, P1 V1 इज इक्वल टू K। अरे यस और नो, यही कहूंगा। यहाँ पे बॉयल्स लॉ लगाऊंगा तो P2 V2 इज इक्वल टू K। सर आपने K1 क्यों K2 क्यों नहीं दिया? क्योंकि देखो, मैंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, अमाउंट ऑफ गैस फिक्स कर दिया, तो क्या K की वैल्यू फिक्स आएगी? अरे आएगी कि नहीं? तो ये चीज समझ पाए इतनी। अब इसको लेट सपोज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को जब मैं इक्वेट करूंगा तो क्या फॉर्मूला आएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या यही आएगा? जब भी बॉयल्स लॉ का सवाल सॉल्व करेंगे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। समझ आ रहा है? हाँ, तो इस चीज को ध्यान रखो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या इतना समझ आ गया? दोबारा देख लो, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो K लगा दिया। अब अगर इसको इधर भेजे तो PV बराबर K होगा, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। K की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे, अमाउंट ऑफ गैस पे और यूनिट्स पे। ठीक है, जब भी दो अलग अलग कंडीशन को कंपेयर करना होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल है जो हमें करना है,
तो क्या कह रहा है देखो, अ गैस इज प्रेजेंट इन 10 लीटर कंटेनर। कंटेनर 10 लीटर है, मतलब गैस का वॉल्यूम क्या हो गया 10 लीटर, मतलब V1 कह रहा है 10 लीटर एट 5 ATM प्रेशर। तब प्रेशर कितना था, प्रेशर था 5 ATM। ओके, कह रहा है कि एक कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर है, 5 ATM प्रेशर में। फाइंड प्रेशर, अच्छा P2 फाइंड करने को कह रहा है। When वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज टू 100 लीटर, जब गैस का वॉल्यूम 10 लीटर से पहुंच जाए 100 लीटर पे, तब प्रेशर बताओ क्या होगा। टेम्परेचर उसने एक ही बार दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो हमें अंदाजा लग गया कि टेम्परेचर दोनों के लिए ही क्या है 27 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर दोनों के लिए, मतलब कि ये फिक्स्ड है। और जैसे ही मुझे दिखा कि टेम्परेचर फिक्स्ड है, मेरी आंखें चमक गई, मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मुझे बॉयल्स लॉ लगाना है। तो आप सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है फॉर्मूला, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। P1 प्रेशर कितना है 5 ATM, V1 वॉल्यूम कितना है 10 ATM, P2 प्रेशर कितना है सर जी निकालना है, V2 वॉल्यूम 100 लीटर। भैया इसको सॉल्व करने जाओ तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारा P2 क्या आया, हमारा P2 आया 1/2, जिसको मैं 0.5 ATM कह सकता हूं। क्या समझ पाए, अरे एस और नो बोलो, समझ पाए कि नहीं। अब वैसे इसके लिए ना कलम चलाने की भी जरूरत नहीं थी। सर कैसे जरूरत नहीं थी, देखो पहले वॉल्यूम 10 लीटर था, अब 100 लीटर हो गया, कितना बढ़ा 10 गुना बढ़ा, तो प्रेशर 10 गुना कम हो जाएगा ना, तो पहले 5 था तो 0.5 हो गया। कलम चलाने तक की जरूरत नहीं थी। क्या समझ पा रहे हो इस चीज को, आगे देखो नेक्स्ट, एट व्हाट प्रेशर अ क्वांटिटी ऑफ गैस विल ऑक्यूपाई 60 मिलीलीटर। ये कह रहा है किस प्रेशर पर वॉल्यूम जो है वो 60 मिलीलीटर हो जाएगा। इफ अगर पहले वॉल्यूम 100 मिलीलीटर था, प्रेशर जब 720 मिलीमीटर था। ये कह रहा है कि इतने प्रेशर पे तो 100 लीटर था, तो कितने प्रेशर पे 60 लीटर हो जाएगा, वाइल टेम्परेचर इज कांस्टेंट। साफ साफ कह रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या लगाएंगे बॉयल्स लॉ लगाएंगे, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। क्या यही लगाएंगे, P1 कितना है सर, P1 तो 720 है, V1 कितना है 100 है, P2 निकालना है, V2 60 दे रखा है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, P2 निकालने के लिए 720 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 6, ये 6 से ये 12 पे कट गया, तो P2 आ गया 1280 mm। 1200 mm प्रेशर आ गया, खत्म कहानी। क्या आसान था ये। तो देख लो बॉयल्स लॉ पे इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, हमें बस जस्ट एक बार समझना होता है अच्छे से। नेक्स्ट देखो आगे, अच्छा अब बॉयल्स लॉ के ग्राफ सीखने हमें, तो पहला ग्राफ हम ले लेते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। मतलब हम ग्राफ बनाना चाहते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का, एक तरफ हमने ले लिया प्रेशर, एक तरफ हमने ले लिया वॉल्यूम, ठीक है। अब कैसे बनाए सर, कैसे पता चलेगा, जब भी कुछ ना पता चले बॉयल्स लॉ लिखो कि सर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो P इज इक्वल टू K/V। इस K/V को मैं अगर V को उधर भेज दूँ तो P इज इक्वल टू KV-1 बनेगा। अरे यस और नो, क्या बना V-1। सर ये तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर y बराबर mx की पावर -1 हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। मतलब ग्राफ ऐसा, अच्छे से बना देते हैं, ग्राफ ऐसा बनेगा। इस ग्राफ को नाम दिया जाता है रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला। क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देख भी सकते हो तुम, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ऐसा ग्राफ बने। क्या आसान था। चलो एक ग्राफ और ट्राई करते हैं, दूसरा ये बनाएंगे प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम के बीच में। किसके बीच में? प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम। तो अगेन वही वाई एक्सिस पे प्रेशर, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम। अब 1/v बनाना है, दोबारा से वही लिखो, P इज इक्वल टू K/v। अब ध्यान से देखो, ये ऑलरेडी K/v 1/v को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता ये ऐसा ग्राफ हो गया y बराबर mx? सर m की वैल्यू क्या है? तो m की वैल्यू है k। सर x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 1/v। तो सर ये तो ऐसा हो गया। हाँ ऐसा हो गया, लेकिन पहले वो सिर्फ वॉल्यूम को देखने को कह रहा था, इस बार वो 1/वॉल्यूम को देखने को कह रहा है। तो प्रेशर 1/v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो सर अगर वो v कहता ना तो मैं कह देता कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन अगर वो पूरा 1/v ले रहा है तो मुझे कहना पड़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि सर जब p बढ़ाऊंगा तो ये पूरा पूरा v 1/v भी तो बढ़ेगा। हाँ, तो यहां पे ग्राफ ऐसा बनेगा। इस चीज को फील करो। अगर सिर्फ v देगा तो डिनोमिनेटर से कंपेयर करवा रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन अगर 1/v देगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। इस चीज को फील करो जरा, समझ पाए हो? चलो आगे देखो। नेक्स्ट थर्ड टाइप का मैं ग्राफ लेना चाहता हूं, पीवी वर्सेस वॉल्यूम का, और फोर्थ ग्राफ लेना चाहता हूं पीवी वर्सेस प्रेशर का। पीवी मतलब मैंने वॉल्यूम और प्रेशर दोनों एक साथ ले लिए, तो यहाँ पीवी है, यहाँ वॉल्यूम। हाँ, यहाँ भी क्या सीन है कि पीवी है और प्रेशर, इनके भी आप कैसे बनाओगे? तो आपको एक चीज याद है, मैंने अभी अभी पढ़ाई थी कि भैया कुछ कर लो पीवी नहीं बदलेगा। क्या कहा मैंने? कुछ कर लो पीवी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि पीवी का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब वॉल्यूम कितना भी बढ़ा लो पीवी नहीं बदलेगा। वॉल्यूम कितना भी बढ़ा लो पीवी नहीं बदलेगा। सेम सीन यहाँ, प्रेशर कितना भी बढ़ा लो पीवी नहीं बदलेगा। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना, कुछ भी कर लो पीवी नहीं बदल सकता। तो दोनों ही केस में ऐसा ग्राफ बनेगा कि आपने वॉल्यूम तो लगातार बढ़ाया लेकिन पीवी नहीं बदला, आपने प्रेशर तो लगातार बढ़ाया लेकिन पीवी नहीं बदला। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट देखो। ओके, तो यहाँ पे एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना। ये जो ग्राफ बना है, ये जो कर्व बना है, ये कौन से टेम्परेचर पे बना है? तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो कि कर्व ऑफ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के जो कर्व होते हैं आर आइसोथर्मल, उन्हें आइसोथर्मल कर्व कहा जाता है। ये जनरली पूछ लेते हैं। आइसोथर्मल रिप्रेजेंट करता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो कर्व ऑफ बॉयल्स लॉ आर आइसोथर्मल कर्व। क्या ये याद रहेगा? आइसोथर्मल कर्व। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ क्या कह रहे हैं? बहुत आसान है, देखो। अगेन चार चीजें थी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल। बॉयल्स लॉ में इन दोनों को कांस्टेंट किया गया था। तो चार्ल्स लॉ में इसको और इसको कांस्टेंट किया जाएगा, इसीलिए डेफिनेशन में लिखा है एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
अब एब्सोल्यूट का मतलब समझा चुका हूं, टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन। तो कह रहा है कि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, जब अमाउंट फिक्स होगा, तो जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। क्या ये चीज समझ पा रहे हो? आओ इसी चीज को मैंने ऊपर लिखवाया हुआ है, जरा एक बार देख लेते हैं। क्या कह रहा है? एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, गैस भी कैसी हो, फिक्स्ड अमाउंट में हो, तब वॉल्यूम जो होगा वो गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इस चीज को अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो मैं एक कांस्टेंट लगाऊंगा के, मतलब V बराबर के टी, V बराबर के टी। अच्छा, मैं अगर T को इधर भेजूं तो V बाय टी इज इक्वल टू के बन रहा है। इस चीज को फील कर पा रहे हो? जैसे पिछले में बन रहा था PV बराबर के, मतलब दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो इसमें बन रहा है कि दोनों का डिवाइड कांस्टेंट रहेगा, मतलब V अपॉन टी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। क्या समझ पा रहे हो? अगेन, अगर आपसे कोई पूछे कि वैल्यू ऑफ के की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन, किस चीज पर डिपेंड कर रही है, तो आप उसको बोल देना कि पहली चीज डिपेंड करेगी प्रेशर पे, क्योंकि ये प्रेशर कांस्टेंट रखना है। जैसे ही आप प्रेशर बदल दोगे तो के की वैल्यू बदल जाएगी। क्या क्लियर है? सेकंड, अमाउंट ऑफ गैस, गैस के अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा, अगर आपने अमाउंट बदल दिया तो भी बदल जाएगा। थर्ड, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के यूनिट पे डिपेंड करेगा। सर टेम्परेचर के यूनिट पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा? क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट तो बोल ही रहना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन लेना है। ये तीन बातों पे के डिपेंड करेगा, इस चीज को दिमाग में रखेंगे, प्रेशर पे, अमाउंट पे, यूनिट पे। क्या क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो वही सेम कहानी, दो कंटेनर ले लिए, इन कंटेनर के अंदर कुछ गैस प्रेजेंट है, एक कंटेनर ये है, इसके अंदर भी गैस प्रेजेंट है। अब दोनों के अंदर मैंने ले लिया है 1 मोल CO2 गैस, दोनों के अंदर मैंने 1 मोल CO2 ले लिया, दोनों का प्रेशर 5 atm कर दिया, इसका भी 5 atm, इसका भी 5 atm। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा उसको V1 कहूँगा, और जो टेम्परेचर होगा वो T1 कहूँगा। यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा उसको V2 कहूँगा, जो टेम्परेचर होगा उसको T2 कहूँगा। तो अगर मैं यहाँ चार्ल्स लॉ लगाऊं तो V1 अपॉन T1 बराबर K कहूँगा, V1 अपॉन T1 बराबर K। यहाँ अगर मैं चार्ल्स लॉ लगाऊं तो V2 अपॉन T2 बराबर K कहूँगा। ये हमारे इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारे इक्वेशन 2 हो गई। जैसे ही मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करता हूँ तो बनेगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। जब भी चार्ल्स लॉ के हम सवाल सॉल्व करेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। क्या ये पूरी चीज समझ आ गई? ये सेम ही चल रहा है ना, बॉयल्स लॉ जैसा ही है, तो रिलेट हो रहा है। क्या समझ पा रहे हो? अरे हाँ या ना? आगे देखो, आगे क्या देखे? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट करो, नोट में लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स लॉ ने कहा पहला पॉइंट, फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम इज, अब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना। तो क्या कह रहा है? फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 1/273 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम
एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या कह रहा है, मान लो कोई 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका कुछ वॉल्यूम था, अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम का 1/273 टाइम बढ़ जाएगा, पहले वाले का 1/273 टाइम बढ़ जाएगा। क्या ये समझ आ रहा है? अच्छा, जरूरी थोड़ी हम 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं, हम तो कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिखता हूं, फॉर एवरी टी डिग्री सेल्सियस। अब टी डिग्री सेल्सियस में आप 2 बढ़ा रहे हो, 3 बढ़ा रहे हो, 4 बढ़ा रहे हो, मर्जी है। फॉर एवरी टी डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना। तो देखो ना, 1 डिग्री सेल्सियस पे 1/273 बढ़ रहा था, तो टी डिग्री सेल्सियस पे क्या t/273 बढ़ेगा? तो वही लिखेंगे, वॉल्यूम is increased by t/273 टाइम्स। ये क्या कह रहा हूं, t/273 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब अगर आप टी टाइम में वॉल्यूम निकालते हो तो वो ना इनिशियल वॉल्यूम में कितना बढ़ जाएगा, वो t/273 टाइम्स बढ़ जाएगा इनिशियल वॉल्यूम का। ये फॉर्मूला होता है कि देखो, टी टाइम पहले का जितना था उतना तो रहा ही रहा, लेकिन इनिशियल वाले का t/273 और जुड़ गया, इसलिए ये टी का मतलब जिस टी टेम्परेचर की बात करो। अब देखो, यहाँ भी V0 है, यहाँ भी V0 है। अगर मैं V0 निकाल लूं तो जो टी टाइम में वॉल्यूम होगा वो V0 1/273 होगा, सॉरी t/273। और जहां पे ये जो t होगा ये सेल्सियस वाला होगा। ऐसा फॉर्मूला कुछ किताब में आपको दिखेगा। ये कुछ नहीं है, जो ये वाली लाइन है ना, इसी को फॉर्मूले में ऐसा लिखा जाएगा कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो 1/273 बढ़ेगा, t डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो t/273 बढ़ेगा। समझ रहे हो? ये चीज सेल्सियस वाली एक बार देखो, क्या ये क्लियर हो रहा है आप सबको? क्या ये क्लियर है? चलो आगे देखो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल। ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशियन। ओके, पैसिफिक ओशियन में शिप जा रही है, तो टेम्परेचर दे रखा है 23.4 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने कहा है कि हमें न्यूमेरिकल हमेशा केल्विन में सॉल्व करना है, तो केल्विन में सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, 273 जोड़ना होता है। इसमें 273 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 290 कितना हो जाएगा, 273, तो 296.4 डिग्री 4 केल्विन हो जाएगा। यही होगा ना जब 273 जोड़ोगे। ओके, और उसका वॉल्यूम कितना दिया है, V1 दिया है 2 लीटर। ओके, 2 लीटर दिया है वॉल्यूम। आगे कह रहा है व्हाट विल विद द वॉल्यूम ऑफ द बैलून। ये कह रहा है आगे चल के वॉल्यूम कितना हो जाएगा, व्हेन शिप रीच इंडियन ओशियन, जब शिप इंडियन ओशियन में आ जाएगी जहां पे टेम्परेचर है 26.1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ भी सेल्सियस में है तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 जोड़ेंगे तो 2 7 और 2 9 6 और 299.1 केल्विन आ गया। तो देखो, प्रेशर कांस्टेंट दिख गया, मैं इस बात से समझ गया ये चार्ल्स लॉ की बात कर रहा है। तो चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला होता है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। क्या यही होता है चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला? V1 कितना है, 2 लीटर, T1 कितना है, 296.4 केल्विन, V2 निकालना है, T2 299.1 केल्विन। इसको सॉल्व कर लेना, आपका V2 आ जाएगा। बहुत आसान है, क्या कर सकते हो? तो देख लो चार्ल्स लॉ पे कितने इजी सवाल पूछे जा रहे हैं। आगे देखो, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
ग्राफ। तो आओ इसमें भी ग्राफ बना लेते हैं। पहला ग्राफ हम बनाएंगे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। पहला ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। ये दो तरीके का बनेगा। एक मिनट, हाँ, ये दो तरीके का ग्राफ बनेगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ दो तरीके का बनेगा। तो मैं दोनों को एक साथ लेना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। केल्विन वाला याद है आपको, एब्सोल्यूट जीरो, कि जब टेम्परेचर जीरो होगा वहां पे वॉल्यूम भी जीरो होगा। और वॉल्यूम टेम्परेचर का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने। जब टेम्परेचर केल्विन में है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ओरिजिन से पास होगा। क्यों ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि जीरो केल्विन पे वॉल्यूम जीरो होता है। लेकिन अगर वो सेम ग्राफ सेल्सियस में टेम्परेचर लिखो कहे तो आप बताओ, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम जीरो होता है? क्या ठंडे इलाकों में जहां टेम्परेचर माइनस का होता है वहां गैस होती ही नहीं है? क्या होती है ना। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम तो जीरो नहीं होगा। इसका मतलब मैं ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करवा सकता। तो कौन से डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम जीरो होता है? तो वॉल्यूम जीरो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस पे। इसी को जीरो केल्विन कहते हैं। तो यहां पे जाके वॉल्यूम जीरो हो रहे हैं। और क्योंकि वॉल्यूम अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन ग्राफ ऐसा बनेगा। अरे यस और नो समझ आए कि नहीं? यहाँ पे 0 केल्विन पे वॉल्यूम जीरो हो सकता, होता ही है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन बना। लेकिन यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम जीरो नहीं होता, वॉल्यूम जीरो यहाँ जाके होता है, इसीलिए ऐसा ग्राफ बना। क्या ये दोनों क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट करेंगे अरेंज इन। अच्छा, वो भी एक बार देख लो। जैसे मान लो आपको तीसरा ग्राफ बनाने के लिए दे दे वो पीवी नहीं, V/T वर्सेस V, या फिर चौथा दे दे V/T वर्सेस T। ऐसा ग्राफ मान लो वो आपको बनाने के लिए दे रहे हैं। इधर V/T अपॉन V और इधर V/T अपॉन T। अब जैसे बॉयल्स लॉ में पीवी नहीं बदल रहा था, चाहे वॉल्यूम बढ़ा दो चाहे प्रेशर बढ़ा दो, वैसे ही चार्ल्स लॉ में V/T कभी नहीं बदलेगा। तो यहां भी ऐसा ग्राफ आएगा, यहां भी ऐसा ग्राफ आएगा। क्या इस चीज को आप समझ रहे हो कि V/T कभी नहीं बदलेगा, जैसे बॉयल्स लॉ में पीवी नहीं बदल रहा था। समझ गए? आगे देखो नेक्स्ट, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेशर। ओके, प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को कह रहा है। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। ऐसे सवाल को करने का तरीका है कि किसी भी एक एक्सिस से स्ट्रेट लाइन खींचो। क्या कह रहा है वो? किसी भी एक एक्सिस से स्ट्रेट लाइन खींचो। मान लो मैंने क्या किया, ये चाहे आप ऐसे खींच दो चाहे ऐसे कर दो। तो एक सवाल ऐसे खींच के करवा देता हूं, एक सवाल ऐसे खींच। मान लो मैंने ना एक लाइन खींच दी, मतलब इस पॉइंट पे अब सभी का टेम्परेचर सेम है। अरे यस और नो? हाँ सर, आपने टेम्परेचर फिक्स कर दी। तो इसका जो वॉल्यूम होगा उसको मैं V3 नाम दे दूं, क्योंकि प्रेशर P3 है। इसका जो वॉल्यूम होगा उसको मैं V2 नाम दे दूं। हाँ सर दे दो। और इसका जो वॉल्यूम होगा उसको मैं V1 नाम दे दूं। हाँ सर दे दो। तो आपको क्या करना है, जिस भी एक्सिस को आप बराबर कर दोगे उसके आगे ऐसा लाइन खींच। अब आप इतना तो जानते हो ना कि सबसे ज्यादा कौन होगा? V1 सबसे ज्यादा, उससे कम V2,
और उससे कम V3। अरे इतना तो पता है ना कि जो जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा है, तो V1 सबसे ज्यादा, V2 उससे कम, V3 उस। पर हमसे प्रेशर का पूछा है, हमसे किसका पूछा है, प्रेशर का पूछा है। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। क्या बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो अगर V1 सबसे ज्यादा है तो P1 सबसे कम होगा। अगर V2 बीच का है तो यहाँ तो V2 P2 भी बीच का होगा। और अगर V3 सबसे कम है तो उसका प्रेशर सबसे ज्यादा हो गया, तो बन गया ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेशर। इस चीज को सीखो, कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे लाइन खींच के सॉल्व करना पड़ेगा। एक सवाल और दिखाता हूं, देखो ये है, हमसे पूछ रहा है कि आप टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर बताने को कह रहा है। चलो अब मैं ऐसे का दिखा देता हूं। मैंने ना प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, हर एक के लिए प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। तो यहां के लिए जो वॉल्यूम है उसको मैं V1 नाम दे दूं, इसका जो वॉल्यूम है उसको मैं, इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, उसको मैं V2 नाम दे दूं, और इसका जो वॉल्यूम है क्या मैं उसको V3 नाम दे दूं? इतना तो मैं दे सकता हूं ना। अब जो जितना आगे उतना ज्यादा, मतलब V1 से ज्यादा V2, V2 से ज्यादा V3। अरे ये चीज पहचान सकते हो? ओके, अब इसको आगे ले लेते हैं। टेम्परेचर पूछा है ना, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है? तो सर जी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, ऐसा चार्ल्स लॉ का कहना है। तो मतलब जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, जिसका वॉल्यूम कम उसका टेम्परेचर कम। तो V1 सबसे कम है तो T1 भी सबसे कम होगा, V2 बीच का है तो T2 बीच में रहेगा, V3 सबसे ज्यादा है तो T3 भी सबसे ज्यादा होगा। ये बन गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। अरे देखो ये तरीका सीख पा रहे हो कैसे सॉल्व करना है, यस और नो? तो ये हमारा ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, इस पे आगे देखो। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। काफी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको अच्छे से पढ़िए। और आपका कोई भी सजेशन हो, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।